हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक होगा इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी का हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस में फ्रिंज विड्थ के बारे में, कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, कैसे कैसे कंसेप्चुअल बन सकते हैं, और लास्ट में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड इंटरफेरेंस। लास्ट में कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। डेरिवेशन फ्रिंज विड्थ का आप लोगों को आता है, अच्छे से आता होगा। अदरवाइज आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, इंटरफेरेंस बाय मनोज गुप्ता सर, पूरा आ जाएगा। एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ बाय मनोज गुप्ता सर, पूरा आ जाएगा। और चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप ढूंढ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं। इंटरफेरेंस क्या होता है आपको पता है। फ्रिंजेज इंटेंसिटी चेंज होती है। बात आती है अभी फ्रिंज विड्थ। तो सबसे पहली बात आती है, ये मेन सोर्स है हमारे पास, ये हमारे पास डबल स्लिट हो गई। इंटरफेरेंस को डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इनकी डिस्टेंस को कैपिटल एस मान के चलते हैं, इसके ऊपर भी सवाल बनता है। ये मेरे पास स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर इंटेंसिटी बनती है S1 S2। ये सेपरेशन D, इसको बोलते हैं स्लिट सेपरेशन। इसको बोलते हैं स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। ये चीज़ें मुझे समझ में आ गई। अब यहाँ देखिए, सेंटर के ऊपर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ मान लीजिए डार्क ब्राइट, समझाने के लिए बना रहा हूँ, ऐसे ही, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, इस टाइप से मान लो आपके पास ये बन जाता है। ठीक है, तो ये सेंट्रल ब्राइट, डार्क, फिर ब्राइट। ये मैं जानबूझ के स्पेसिंग छोड़ी है, अदरवाइज स्पेसिंग होती नहीं है, यहाँ पे गैप होता नहीं है, हमने जानबूझ के छोड़ा है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ये हो गया। सेंट्रल ब्राइट से ये ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट से ये ब्राइट, या फिर डार्क ब्राइट। ये बात समझ में आ गई। तो बात आती है फ्रिंज विड्थ क्या होती है बीटा। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेज। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेज। कोई भी दो ब्राइट ये ले लिया, कोई भी दो ब्राइट ये ले लिया, कोई भी दो ब्राइट ये ले लिया, इनके बीच का जो सेपरेशन है इसको फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? फ्रिंज विड्थ। कोई भी दो, एक ब्राइट के बाद जो अगली ब्राइट आएगी उनके बीच का सेपरेशन, इसको बीटा। इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट, डी आपको बता दिया, स्मॉल डी भी आपको बता दिया। ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है। अब इसके ऊपर कंसेप्चुअल बहुत सारे मैनी कंसेप्चुअल्स बन जाते हैं जो बहुत ही इजी होते हैं। इजी, यहां बात करें बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। फ्रिंज विड्थ लैम्डा वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रिंज विड्थ डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रिंज विड्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्लिट सेपरेशन के। मतलब क्या हुआ, अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो बीटा भी इंक्रीज होगा, अगर डी इंक्रीज होगा तो बीटा भी इंक्रीज होगा, और अगर डी इंक्रीज होता है तो बीटा डिक्रीज। ये बात है समझ में। अगर डायरेक्टली है तो वेवलेंथ बढ़ेगी तो बीटा बढ़ेगा, फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी। मतलब ये इससे, ये वाला इससे और दूर हो जाएगा, डी बढ़ेगा। स्क्रीन अगर दूर जाएगा तो ये बढ़ेगा, स्क्रीन अगर पास आएगा तो ये डिक्रीज होगा, विड्थ कम हो जाएगी। डी, ये वाली डिस्टेंस, अगर ये पास पास आ जाते हैं, डी कम हो जाता है तो बीटा बढ़ेगा। बीटा बढ़ने का मतलब फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी। ये कम तो ये ज़्यादा, ये ज़्यादा तो ये कम। इतनी बात समझ में आ गई। एक एक नंबर के, दो नंबर के सवाल बन जाते हैं। क्या? इन YDSC, इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ स्लिट सेपरेशन इज इंक्रीज देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ। तो अगर ये बढ़ेगा तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेज। अगर आपसे कोई पूछ ले, इन YDSC डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज इंक्रीज देन व्हाट इज द इफेक्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ। अगर ये इंक्रीज होता है तो ये आल्सो इंक्रीज, फ्रिंज विड्थ आल्सो इंक्रीजेज। तो हम सीधा बता सकते हैं यहाँ पे, in YDSC experiment if wavelength of the light, incident light is increased then what is the effect on fringe width, ये भी इंक्रीज होगा। अब
हम जनरली यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात करते हैं, सिंगल कलर की, रेड, ब्लू, ग्रीन, वॉयलेट, इंडिगो, इन सब की बात करते हैं अलग अलग। वाइट लाइट की भी बात करेंगे लास्ट में। तो वाइट लाइट के लिए अलग चीज़ हो जाती है। तो वेवलेंथ अगर बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा। आई थिंक बात समझ में आ गई। अब इन्हीं पे क्वेश्चन बन जाए। इन YDSC डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ए लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है भाई, इफ वेवलेंथ इज डबल्ड, if wavelength is doubled, then what will be new fringe width? तो बताओ भाई नई फ्रिंज विड्थ क्या होगी। अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ ये कहा है कि वेवलेंथ डबल हो गई, इन दोनों के बारे में कोई बात नहीं की, ये जस्ट डिस्टेंसेज हैं, इनके बारे में कोई बात नहीं की। तो मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, कर सकता हूँ। अगर ये ऐसा है तो मैं कह सकता हूँ बीटा डैश बाई बीटा, लैम्डा डैश बाई लैम्डा, या लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, एक ही बात है। तो लैम्डा डैश क्या हो गया, डबल। वेवलेंथ अगर डबल हो जाती है तो मैं क्या लिखूंगा, 2 लैम्डा बाई लैम्डा, लैम्डा कैंसिल, बीटा डैश क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैंने आपसे बोला लैम्डा अगर बढ़ता है तो बीटा भी बढ़ेगा, तो बात वही है, लैम्डा अगर डबल हो गया तो बीटा भी डबल हो गया। ऐसे कोई आपसे पूछे स्क्रीन और स्लिट के बीच का सेपरेशन डबल हो गया तो बीटा भी डबल हो गया, करके दिखा सकते हैं आप ऐसे ही। इसी टाइप से आपसे कोई पूछे स्लिट सेपरेशन हाफ हो गया तो बीटा पे क्या फर्क पड़ेगा। 2 नंबर का सवाल आ जाए, इफ स्लिट सेपरेशन इन YDSC एक्सपेरिमेंट बिकम्स डबल या बिकम्स हाफ, देन व्हाट विल बी द न्यू फ्रिंज विड्थ। तो बेटा यहाँ क्या करते हैं वो देखो, क्वेश्चन आ जाए इन YDSC इफ स्लिट सेपरेशन इज हाफ, मेड हाफ, देन व्हाट इज न्यू फ्रिंज विड्थ। शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं। तो क्या होगा, बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, कि लैम्डा के बारे में बात नहीं कर रहा, कैपिटल डी के बारे में बात नहीं कर रहा, तो बीटा डैश बाई बीटा इनवर्सली है तो डी बाई डी डैश इनवर्सली है ना, ठीक है। तो डी हाफ हो गया, ये वाला हाफ हो गया, 1/1/2 ऊपर, तो बीटा डैश इक्वल टू 2 बीटा। तो ये तो आपको पता है हाफ हो गया तो वो डबल होना है, प्रूव कर सकते हो। 1 नंबर में आए सीधा बताओ, 2 नंबर में आए तो ये। इन सवालों में गलतियां नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इजी सवाल हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, ये सवाल भी हम लोग कर लेंगे। इसके बाद कंसेप्ट की बात करें और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कंसेप्ट, इफ YDSC apparatus is placed in a liquid, then what is change in fringe width। फ्रिंज विड्थ में क्या चेंज आएगा। तो देखो बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी एयर में, बीटा डैश इक्वल टू लैम्डा डैश डी डैश मीडियम में। जरा हम सोचें, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो वेवलेंथ चेंज होती है, इन डिस्टेंसेज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और नई वेवलेंथ जो होती है वो लैम्डा बाई एन, एन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नई जो वेवलेंथ है वो इस टाइप से हम लोग बनाते हैं। ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई। तो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या आने वाला है मेरे पास, बीटा डैश इक्वल टू लैम्डा बाई एन डी बाई डी। ठीक है, ये चीज़ क्या हो गई, बीटा, तो बीटा डैश इक्वल टू बीटा बाई एन। रिमेंबर, इसको याद कर लो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इस चीज़ को याद कर लो, हमें और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अब n इक्वल टू 1 फॉर एयर, n ग्रेटर देन 1 फॉर एनी मीडियम। n की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है मीडियम में। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मार्क का अगर क्वेश्चन आता है, इफ YDSC apparatus is placed in any medium, किसी भी मीडियम में रखा जाए, then
n हमेशा 1 से ज़्यादा होगा तो बीटा डिक्रीज होगा। n 1 होता है 1 से बढ़ेगा एयर से तो बीटा घटेगा, बीटा ऑलवेज डिक्रीज, बीटा फ्रिंज विड्थ ऑलवेज डिक्रीजेज। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्योंकि एयर के अलावा किसी मीडियम में रखोगे तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, घटेगा। बात समझ में आ गई? तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ठीक है भाई? ये बात मुझे समझ में आ गई, कर सकता हूं मैं। इसके बाद और क्या सवाल बन सकता है इसके ऊपर? देखो, for a wavelength of 600 nanometer in YDSC apparatus, fringe width is 8.1 सेंटीमीटर। इस लाइट के लिए फ्रिंज विड्थ कितनी आ रही है? 8.1 सेंटीमीटर। इफ YDSC apparatus is placed in liquid of refractive index n equal to 4/3, find new fringe width। तो बताओ भाई, इनिशियल फ्रिंज विड्थ क्या दे रखी है? 8.1। पूरे अपरेटस को लिक्विड में रख दिया तो नई फ्रिंज विड्थ, मुझे पता है सीधा फॉर्मूला क्या होता है। चाहो तो आप जैसे मैंने किया वो करके दिखा सकते हो, 2 नंबर का सवाल बनेगा, ये ज़्यादा नहीं बनेगा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो वी नो दैट। तो बीटा डैश कितना है? 8.1, एन कितना है? 4/3। 8.1 3 ऊपर 4 नीचे, तो बीटा डैश आ गया 3 एकम 3, 3 8 24, 4 4 6 24 0, 1 मिनट, 4 6 24 0, 6.075। तो फ्रिंज विड्थ कितनी आ जाएगी? इतनी। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। वेवलेंथ यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ये सवाल आ जाए तो आप कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। मीडियम के ऊपर सवाल ऐसा बन जाएगा तो आप कर लोगे, ठीक है भाई? मीडियम के सवाल हम कर लेंगे। अब देखो, और देखो, इनके ऊपर सवाल और बन जाते हैं। फॉर अ लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 630 नैनोमीटर, फ्रिंजेज ऑफ फ्रिंज विड्थ 7.2 सेंटीमीटर इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर इतने सेंटीमीटर की फ्रिंज विड्थ मिलती है, मतलब ब्राइट और डार्क सेम होती हैं। ब्राइट फ्रिंजेस बीटा लैम्डा डी/डी, डार्क का भी यही होता है, इक्वल सेपरेशन होता है, इतनी मिलती हैं, ठीक है? फाइंड न्यू वेवलेंथ फॉर विच फ्रिंज विड्थ बिकम्स 8.1 सेंटीमीटर। ये सवाल आ जाए तो क्या करें? देखो, सिंस D and D नो मैटर्स, कोई बात ही नहीं हो रही इसकी, इसका मतलब बीटा लैम्डा डी/डी ये कोई काम के नहीं है, बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो बीटा डैश बाई बीटा, लैम्डा डैश बाई लैम्डा। बात समझ में आ गई? ये पहले वाला, ये बाद वाला। तो यहाँ देखा जाए बीटा डैश बाद वाला कितना है? 8.1, बीटा कितना है? 7.2। लैम्डा डैश निकालना है, ये कितना है? 630 नैनोमीटर। को सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, नैनोमीटर है तो आंसर नैनो में आ जाएगा। तो यहाँ देखा जाए तो 81/72, 630 इधर, लैम्डा डैश 9 8 72, ठीक है? तो लैम्डा डैश आ गया 900, 9 3 27, 2 9 6 54 और 2 56, 8 8 7 56, 7 नहीं किए, नहीं गया। देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये आ जाएगा 9 से कैंसिल किया, 9 3 27, 2 9 6 54 2 56, ये आ जाएगा ऐसे। अब इसको हम कैंसिल कर रहे हैं, 8 7 56,
0। अब 7 उतारा नहीं जा रहा, 0 लगा दिया। 70, 8 8 64, बोलो 6 पॉइंट लगा दिया। 8 7 56, तो लैम्डा डेस कितना आ गया? 708 सेंटीमीटर, सॉरी नैनोमीटर, नैनोमीटर में था ना। अब जरा सोचो इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर लैम्डा बढ़ रहा है, अगर बीटा बढ़ रहा है, बीटा 7.2 था 8.1 हो गया, तो बीटा बढ़ा, तो इसका मतलब वेवलेंथ भी बढ़ेगी। सॉल्व कर लेंगे इसको। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। बीटा लैम्डा डी के ऊपर कोई भी सवाल बन जाए, अगर डी को हाफ कर दें, इसको डबल कर दें, तो भी हम सवाल कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये बातें मुझे समझ में आ गई। इस टाइप के सवाल मैं कर सकता हूँ। ओके, ये मैं कर लूँगा। इसके बाद देखो भाई, ओके 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 ओके, मान लो सवाल बन जाता है आपके पास, सपोज करो इन YDSC एक्सपेरिमेंट वेवलेंथ ऑफ 6000 एंगस्ट्रम इज यूज्ड। ठीक है, फ्रिंज विड्थ ऑफ 8 सेंटीमीटर इज ऑब्टेन्ड, मिल गई। इफ स्लिट सेपरेशन इज मेड हाफ एंड स्लिट एंड स्क्रीन सेपरेशन इज मेड डबल, फाइंड न्यू फ्रिंज विड्थ। इस सवाल में क्या करना है? बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, पहले कैसे इस बार 1 1 1 कर दें। बीटा 2 इक्वल टू लैम्डा 2 D2 D1। लैम्डा 1 दे रखा है, लैम्डा में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो लैम्डा सेम कर दें। समझ में आ रही बात? लैम्डा के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही थी, जैसे पहले डी और डी में कोई बात नहीं हो रही थी, सेम। तो बीटा 2 बाई बीटा 1, लैम्डा D2 बाई D1 बटे में लैम्डा D1 बाई D1 हो गया। यहाँ अगर देखें, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, D2 बाई D2, D1 बाई D1, तो बीटा 2 बटे में बीटा 1, D2 D को कर दिया डबल, तो D2 क्या हो गया 2D1, ये D2 क्या कर दिया हाफ। बात समझ में आई? D को हाफ किया तो यहाँ D2 D1 बाई 2 हो गया, यहाँ डबल किया डबल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये 2 ऊपर जाके 4 हो जाएगा। तो बीटा 2 कितना आ गया 4 बीटा। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रिंज विड्थ जो हो गई वो 4 गुना हो गई। फ्रिंज विड्थ जो हो गई वो 4 गुना हो गई। ऐसा सवाल आ जाए तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई मुझे, मैं इस टाइप का सवाल कर सकता हूँ। ऐसा ही एक सवाल और देखो, थोड़ा चेंज है। स्क्रीन की मूवमेंट डबल ट्रिपल नहीं, कुछ अलग दे रखा है। क्या? इन YDSE एक्सपेरिमेंट, ठीक है भाई, इफ स्क्रीन इज मूव्ड टुवर्ड्स स्लिट्स बाई 5 × 10⁻⁻² मीटर। स्क्रीन को इतनी डिस्टेंस से हमने स्लिट की तरफ मूव कर दिया। देखो इधर स्क्रीन को इधर मूव कर दिया, इतना मूव कर दिया भाई, ठीक है। देन चेंज इन फ्रिंज विड्थ, चेंज इन फ्रिंज विड्थ इज 3 10⁻⁻5 मीटर, ये दे दिया। इफ स्लिट सेपरेशन इज 10⁻⁻3 मीटर, फाइंड वेवलेंथ यूज्ड। क्या मेरी बात समझ में आई? YD एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन को मूव किया इधर, कितना मूव किया? इतना। उसके बाद बीटा में कितना चेंज आया? इतना। तो अगर स्लिट सेपरेशन इतना है तो लैम्डा कितना यूज हुआ, ये बताओ। अच्छा सवाल है, चेंज का है, क्या करना है वो देखो। अच्छे सवाल में काउंट होता है बेटा, ये देखो बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब पहले कुछ था, बाद में कुछ हो गया, तो इसको मैं दोबारा में बीटा डैश इक्वल टू लैम्डा सेम है, डी में चेंज आया, डी भी सेम है,
स्क्रीन को मूव किया तो डी चेंज हुआ, स्लिट और स्क्रीन की डिस्टेंस ये होती है, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं। चेंज के लिए क्या करें, बीटा डैश माइनस बीटा, तो बीटा डैश माइनस बीटा को मैं मान लूँ डेल्टा बीटा, तो इसको घटाओ, लैम्डा डी डैश बाई डी माइनस लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा बाई डी कॉमन, डी डैश माइनस डी, डी डैश माइनस डी लैम्डा बाई डी, इसको मैं डेल्टा डी बोल दूं। अगर आपको अच्छे से समझना है तो मैं दोनों को माइनस करके दिखाया, ये बन जाएगा, पहले ये फिर ये, दोनों को माइनस कर दो। लेकिन शॉर्ट में बीटा को चेंज किया लिए डेल्टा बीटा, लैम्डा और डी सेम है, डी को डेल्टा डी, शॉर्टकट में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यस। अब ये क्या दिया हुआ है आपको, डेल्टा बीटा, तो डेल्टा बीटा कितना है 5 गुना 10 की पावर माइनस 2, लैम्डा निकालना है, स्लिट सेपरेशन 10 की पावर माइनस 3 दे रखा है। चेंज इन डी, कैपिटल डी कितना चेंज हुआ, स्क्रीन इज मूव्ड बाई टुवर्ड स्लिट बाई दिस, एक मिनट, चेंज इन फ्रिंज विड्थ ये है, स्क्रीन जो मूव हुआ, स्क्रीन की डिस्टेंस तो डी है, सॉरी डिस्टर्बेंस थोड़ी अवॉइड करो, चेंज इन फ्रिंज विड्थ इतना है, तो डेल्टा बीटा तो ये है, ठीक है बेटा। तो डेल्टा बीटा 3 10 की पावर 5 ये आ गया, चेंज इन डी 5 10 की पावर माइनस 2, बात समझ में आ गई। डी में चेंज ये दे रखा है भाई, स्क्रीन मूव किया तो डी चेंज होगा ना, ये डी होता है, ये स्क्रीन है, ये डी, तो स्क्रीन जब इधर आएगा तो ये डी चेंज होगा, ये दे रखा है आपको। अब सिंप्लीफाई करो जरा इसको, हमें लैम्डा चाहिए, तो इसको इधर ले आओ, 3 गुना 10 की पावर माइनस 5 10 की पावर माइनस 3 माइनस 8 हो गया, ये नीचे, तो लैम्डा इक्वल टू 0.6, ये ऊपर ले जाओ 10 की पावर माइनस 6 मीटर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये मेरे पास लैम्डा का आंसर आ गया। कैलकुलेशन आपको करनी आती है, मैं जस्ट कंसेप्ट ये था कि आपको कितना चेंज हुआ वो दे रखा है, पहली और बाद की नहीं दे रखी, तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। ये चीज़ नहीं थी आपके लिए, अच्छे सवाल में काउंट होता है ये, इस टाइप का आ जाए तो आप कर लेंगे। ठीक है भाई, ये बात भी मुझे समझ में आ गई। ठीक है भाई, ओके है, सब समझ में आ गया, इतना मैं कर सकता हूँ। सब दिखाई दे रहा था आपको? ओके चल रहा है, ठीक है। इसके बाद बीटा के ऊपर हमने चर्चा कर ली, बीटा के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये हमने कर लिए। उसको किसी मीडियम में रख दिया जाए तो कर दिया। ठीक है भाई, अब देखो कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, एनसीईआरटी का सोल्व क्वेश्चन बन जाता है। कंडीशन क्या होती है? सोर्स, स्लिट्स, ये कैपिटल एस, स्क्रीन, सोर्स जो है लाइट है उसकी वेवलेंथ लैम्डा। कंडीशन है सोर्स बटे में स्लिट सोर्स सेपरेशन मस्ट बी लेस देन लैम्डा बाई डी। एक नंबर का सवाल बन जाए, राइट द कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। तो कंडीशन ये है, डायग्राम, सोर्स का साइज बटे में सोर्स और स्लिट का सेपरेशन, इसका रेशियो लैम्डा बाई डी से कम होना चाहिए। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, डी स्लिट सेपरेशन, ये कम होना चाहिए। ठीक है भाई, अब इसके ऊपर और क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या? इफ साइज ऑफ सोर्स इज इंक्रीज्ड then what will be effect on interference fringes? अगर, अब देखो साइज ऑफ सोर्स, सोर्स क्या होता है ये, अगर सोर्स का साइज बढ़ा देंगे तो क्या होगा इंटरफेरेंस पे? देखो अगर सोर्स का साइज बढ़ा देंगे तो ये और ब्रॉड हो जाएगा, ब्रॉड होगा तो लाइट ज़्यादा आएगी, लाइट ज़्यादा आएगी तो फ्रिंजेज ज़्यादा इंटेंस होंगी। लेकिन अगर ये टर्म बढ़ेगी तो ये ओवरऑल इंक्रीज होगी, अगर ये इंक्रीज होगी तो एक टाइम पे जाके इसके बराबर हो जाएगी और फ्रिंजेज डिसअपियर हो जाएगी, फ्रिंजेज डिसअपियर हो जाएगी। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम? इफ एस इज इंक्रीज्ड देन
S by S increases, so intensity of fringes also increases but less sharp. शार्प का मतलब होता है उनमें ब्राइट डार्क, जो डार्क है वो बिल्कुल डार्क, धीरे धीरे क्या होगा, डार्क बड़ी थोड़ी थोड़ी ब्राइट होने लग जाएगी. एंड इफ S by S is not less than equal to lambda by D, then fringes disappears. क्योंकि अगर ये रेशियो बढ़ेगा तो इसके बराबर नहीं हो पाएगा, इससे छोटा नहीं हो पाएगा, छोटा नहीं हो पाएगा तो फ्रिंजेज डिसअपीयर, खत्म हो जाएगी. अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी कर सकते हैं आप. ओके, अब नया सवाल बन जाए, ये वाला एस अगर डिक्रीज हो, इफ डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्लिट्स इज डिक्रीज्ड, ये वाली डिस्टेंस डिक्रीज कर दें तो क्या होगा. इफ कैपिटल एस इज डिक्रीज, कैपिटल एस को डिक्रीज करेंगे, ये चीज अगर डिक्रीज होगी तो ओवरऑल ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा. बोलो, ये अगर बढ़ता है तो इस बार इंटेंसिटी की बात नहीं करेंगे, देन फ्रिंजेज बिकम्स लेस शार्प. क्योंकि अगर ये चीज़ बढ़ रही है, ये डिक्रीज होगी तो ये बढ़ेगा तो धीरे धीरे शार्पनेस कम होती जाएगी. क्योंकि इंटरफेरेंस का मतलब है ब्राइट और डार्क अलग अलग होना, और इंटरफेरेंस नहीं होगा सारा ही ब्राइट हो जाएगा. तो धीरे धीरे क्या होगा, जो डार्क है वो ब्राइट होने लगेगा, मतलब शार्पनेस का मतलब जो डार्क है वो परफेक्ट डार्क है, वो चीज़ खत्म हो जाएगी. तो धीरे धीरे फ्रिंजेस लेस शार्प होंगी और फाइनली डिसअपीयर हो जाएंगी. बात समझ में आ गई. इसमें ये साइज बढ़ रहा था तो ब्राइटनेस बढ़ रही थी, इंटेंसिटी बढ़ रही थी. अभी ऐसा कुछ नहीं है. कर सकते हैं इस टाइप के सवाल. तो इस टाइप के सवाल भी कभी कभी पूछ सकते हैं 1 या 2 नंबर में, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हम लोग कर सकते हैं. ठीक है भाई, ये भी कर देंगे. इसके बाद देखो, फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, सबको पता है, सेपरेशन होता है. एक होती है एंगुलर विड्थ. एंगुलर विड्थ की बात करें तो ये होती है एंगल की टर्म में थीटा, और ये होता है फ्रिंज विड्थ बटे में स्क्रीन एंड स्लिट सेपरेशन. बीटा के बटे में डी ले आओ, क्या बचेगा, लैम्डा बाई डी. तो थीटा बीटा बाई डी ये जो है एंगुलर विड्थ है. आई बात समझ में. यहां पे कैपिटल डी नहीं आ रहा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी स्लिट्स एंड स्क्रीन सेपरेशन. स्लिट्स और स्क्रीन सेपरेशन डी होता है और स्लिट्स और सोर्स कैपिटल एस होता है पीछे. तो ये इसके ऊपर डिपेंड है. तो एक सवाल आ जाता है, इफ स्क्रीन इज मूव टुवर्ड स्लिट्स बाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है, चेंज कर दिया, व्हाट इज द न्यू एंगुलर विड्थ. तो एंगुलर विड्थ रिमेन सेम, एंगुलर विड्थ में कोई चेंज नहीं आता, बिकॉज एंगुलर विड्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी. एंगुलर विड्थ डी पे डिपेंड नहीं करता, अच्छे से याद कर लो इसको, इंडिपेंडेंट ऑफ डी. बात समझ में आ गई. ठीक है भाई, ये भी बात समझ में आ गई. ओके, कैसे होता है, मान लो ये स्क्रीन है, सेंट्रल ब्राइट, डार्क डार्क, ये ब्राइट. तो ये आपकी स्लिट्स थी ऐसे. तो एंगुलर विड्थ क्या बनेगा, देखो ये सेंट्रल ब्राइट है, ये ऐसी ब्राइट है, तो 2 ब्राइट ले लें या फिर ये ले लो ब्राइट. ये जो एंगल बन रहा है थीटा बीटा बाई डी, इस डी पे डिपेंड नहीं करता ये. ठीक है भाई, बात समझ में आ गई. तो एंगुलर विड्थ एंगल की टर्म में होती है. ओके, अब एंगुलर विड्थ के ऊपर क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए. ठीक है भाई, ये भी हमें पता होना चाहिए. ये देखेंगे, इन YDSC एक्सपेरिमेंट, ठीक है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर
इज यूज्ड, 600 नैनोमीटर की लाइट यूज कर दी भाई, ठीक है। एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंजेज इज 0.1 डिग्री, क्योंकि एंगल के टर्म में 0.1 डिग्री, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन आ जाए फाइंड स्लिट सेपरेशन या सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स। सिंपल सवाल है ये, इजी। आपको पता थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी, डी निकालना है, डी को ऊपर ले जाओ, लैम्डा बाई थीटा, ठीक है। लैम्डा दे रखा है 600 नैनोमीटर, थीटा कितना दे रखा है 0.1 डिग्री। कैलकुलेशन जब भी करते हैं कभी भी एंगल डिग्री में नहीं होता, रेडियन में होता है, तो रेडियन के लिए π/180, ठीक है। सोल्व कर लेंगे इसको। अगर सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है ये 3.44 10⁻⁻⁴ मीटर। कैलकुलेशन मैंने नोट की हुई थी तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। आप लोग फॉर्मूला नॉर्मल आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये कहता है इन YDSC इफ एंगुलर विड्थ इज 0.2 डिग्री, अगर एंगुलर विड्थ 0.2 डिग्री है फॉर ए स्क्रीन एट 1 मीटर एंड लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज यूज। मैं सेम लेके चल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फाइंड न्यू एंगुलर विड्थ इफ apparatus is placed in water, refractive index 4/3। अब एंगुलर विड्थ आपको दे रखी थी, नहीं पूछी है अगर एपरेटस को कहाँ रख दिया जाए वाटर में, तो कुछ नहीं करना, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कुछ चीजें। देखो थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी, न्यू थीटा डैश लैम्डा डैश बाई डी। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। थीटा डैश इक्वल टू लैम्डा बाई एन डी, क्योंकि या लैम्डा डैश जो होता है लैम्डा बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, पता है आपको। लैम्डा बाई डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा डैश, लैम्डा बाई डी को थीटा, थीटा बाई एन। अब जरा सोचो, थीटा डैश निकालना है, थीटा कितना है 0.2, एन कितना है 4/3। अब आप कहोगे रेडियन में चेंज करो, नहीं, ये भी डिग्री ये भी डिग्री, जब दो चीज़ें एक साथ आ जाए कंपेरिजन में, मल्टीप्लाई या डिवाइड में, तो आपस में कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इसको मैं चेंज करूँगा रेडियन में तो ये भी रेडियन में आ जाएगा, और अभी डिग्री में तो डिग्री में। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि इसको इसके नीचे ले आओ, करता हूँ। थीटा मान लो, इसको चक्कर में थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो थीटा डैश इक्वल टू 3/4 थीटा। अब ये अगर डिग्री में है तो ये आंसर भी डिग्री में आ जाएगा, 4/3 से करते ही। इसको रेडियन करूँगा तो रेडियन में आ जाएगा, तो 4/3 0.2, 0.8/3, 3 दूनी 6, 2 3 6 18। ये मेरा आंसर आ गया। थीटा डैश कितना आ गया, 1 मिनट करो, कन्फ्यूजन, सॉरी 3 ऊपर आएगा, 3/4, तो 0.6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 0.6/4, 4 एकम 4, 4 5 20। तो 0.2 डिग्री था पहले, बाद में 0.15 डिग्री हो गया, मतलब कम हो गया। बात समझ में आई? तो एक फॉर्मूला था आपके पास, बीटा डैश इक्वल टू बीटा बाई एन, फ्रिंज विड्थ। एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला आ गया, ये याद कर लो। एक नंबर का सवाल आया तो डायरेक्ट आपको करना है, सोचना नहीं है ज़्यादा। बीटा डैश की टर्म में आया तो ये, और एंगुलर विड्थ की टर्म में आया तो ये, वैल्यू पुट करो, उत्तर निकालो, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। लैम्डा वगैरह कोई यूज नहीं है, कन्फ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है। ठीक है भाई, समझ में आ गया बात? कर लेंगे ये सारे सवाल, आप लोग कर लोगे। एंगुलर विड्थ हो गई, वेवलेंथ हो गई, ये सारा मुझे आ गया। इसके बाद देखो भाई, ये सारा हो गया, हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपके पास,
इन YDSC लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज यूज्ड, सॉरी 400 करो इसको, 400 नैनोमीटर इज यूज्ड, 400 नैनोमीटर इज यूज्ड, ठीक है। इफ स्लिट सेपरेशन या इफ सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज मेड हाफ, स्लिट और स्क्रीन का सेपरेशन मेड कर दें हाफ, एंड न्यू वेवलेंथ इज 600 नैनोमीटर। पहले वेवलेंथ थी 400, अब कर दी 600, और स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस क्या कर दी, हाफ। इफ वन वांट टू हैव सेम फ्रिंज विड्थ, अगर एक चाहता है कि फ्रिंज विड्थ सेम रहे, फाइंड रेशियो ऑफ स्लिट सेपरेशन इन बोथ केसेज। देखो भैया हमें क्या दे रखा है, लैम्डा 1 दे रखा है 400 नैनोमीटर, लैम्डा 2 दे रखा है 600 नैनोमीटर। इनिशियल सेपरेशन d मान लेता हूं, फाइनल स्लिट और स्क्रीन का क्या कर दिया, हाफ, मेड हाफ, स्लिट और स्क्रीन का हाफ कर दिया। तो ये d1 मान लेते हैं, ये d2 मान लेते हैं, ये फाइंड आउट करना है रेशियो। आई बात समझ में? तो बीटा 1 लैम्डा 1 d1 बाई d1, बीटा 2 लैम्डा 2 d2 बाई d2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रिंज विड्थ बराबर रखनी है, ठीक है भाई। लैम्डा 1 d1 बाई d1, लैम्डा 2 d2 बाई d2। ये d1 ऊपर ले जाओ तो ये d2 आ गया, लैम्डा 1 d1, लैम्डा 2 d2। क्या मेरी बात समझ में आई? हमें d1 बाई d2 चाहिए, d1 को ऊपर ले गए। लैम्डा 1 कितना है, 400 नैनोमीटर, ये कितना है 600, तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो जाता है, पता है आपको। d1 d था, ये हाफ कर दिया d/2। बात समझ में आ गई? जरा सोचो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये d से d कैंसिल, ये 2 ऊपर आ गया, तो ये हो गया 4/6, 2 ऊपर आ गया, 4/6 2 ऊपर आ गया, d1 बाई d2, तो ये आ गया 4/3। मेरा जो आंसर है वो कितना आ गया, 4/3। रेशियो पूछा था, रेशियो हम कर सकते हैं, तो d1 रेशियो d2 4:3। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। इस टाइप के सवाल आ जाएं तो मैं कर सकता हूँ, बोलो ठीक है भाई। इस टाइप का आ जाए तो भी मैं कर सकता हूँ। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा और कोई इसमें बात नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो इस टाइप के सवाल आ जाएं तो मैं कर सकता हूँ, छोड़ूंगा नहीं। तो भाई मीडियम की बात हो गई, वेवलेंथ की बात हो गई, एंगुलर सेपरेशन की बात हो गई, ये सारी बातें। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो बात आती है सेंट्रल मैक्सिमा से थर्ड ब्राइट फ्रिंज स्क्रीन के ऊपर, सेंट्रल मैक्सिमा से फोर्थ। अभी तो हमने बात की फ्रिंज विड्थ की। अब सेंट्रल मैक्सिमा जो बन रहा है, सेंटर की जो ब्राइट फ्रिंज है, उससे ऊपर जाएंगे तो ब्राइट डार्क, नीचे जाएंगे तो ब्राइट डार्क, थर्ड ब्राइट थर्ड डार्क, उसकी पोजीशन निकालनी है। तो क्या करें, ये स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर सेंट्रल मैक्सिमा, इसके बाद ये डार्क, ब्राइट डार्क ब्राइट। तो सेंटर से ब्राइट वाई डिस्टेंस दे दी, ये सेंटर की ब्राइट है, फर्स्ट ब्राइट सेकंड ब्राइट, तो सेकंड ब्राइट है, ये फर्स्ट ब्राइट है, ऐसे ही डार्क है। तो ये सेपरेशन निकालो कितना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, yn इक्वल टू n लैम्डा d/d, ब्राइट फ्रिंजेज। सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर या नीचे जाओ तो कौन सी ब्राइट फ्रिंज की बात करें, फर्स्ट की बात करें, n इक्वल टू 1। n अगर 1 रखोगे तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज आ जाएगी, जो कि फ्रिंज विड्थ होती है। इसको आप n बीटा भी कर सकते हो,
एन बीटा कर सकते हैं। बीटा क्या होता है, लैम्डा डी बाई डी होता है ना, तो बीटा 2 बीटा 3 बीटा एंड सो ऑन वही आ जाएगा। और वाई एन इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d। डार्क फ्रिंजेज, ये भी मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ब्राइट और डार्क फ्रिंज निकालनी है, इन फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, याद करना है, ये दोनों आपको याद करने हैं। इसके अंदर भी n की वैल्यू 1 2 3। अगर आपसे कोई पूछे फर्स्ट डार्क तो 1 रख दो, या 1 रखोगे तो 2 माइनस 1 1 लैम्डा डी बाई 2d, तो फर्स्ट डार्क आएगी ये। और सेकंड डार्क 2 रख दो, 2 2 4 4 माइनस 1 3 बाई 2 लैम्डा डी बाई डी। बात समझ में आ गई। अभी सवाल करते हैं। तो ये फॉर्मूले याद करने हैं, आप सवाल कर सकते हो इसके ऊपर। सवाल आ जाए इन YDSC, ये मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ, पैटर्न वही है बोर्ड वाला, वेवलेंथ ऑफ 600 नैनोमीटर। 600 नैनोमीटर को 6000 एंगस्ट्रम भी बोलते हैं, एक ही बात होती है, क्योंकि एंगस्ट्रम में 10 की पावर माइनस 10, ये 10 की पावर माइनस 9, एक जीरो बढ़ाओगे तो वो कट के वही आ जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, इन YDSC इतनी वेवलेंथ इज यूज्ड इफ D इक्वल टू 4 mm, D का मतलब स्लिट सेपरेशन, एंड स्क्रीन एंड स्लिट सेपरेशन इज 6 सेंटीमीटर। कुछ भी वैल्यू मिलेगी आपको इस टाइप से। फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो भाई इस टाइप का सवाल आ जाए तो ब्राइट की बात कर रहे हैं, वाई एन इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, एन लैम्डा डी बाई डी मुझे पता लग गया। एन कौन सा पूछा है? थर्ड, तो एन इक्वल टू 3, लैम्डा 600 नैनो, डी दे रखा है 6 सेंटीमीटर, मीटर बना दो, 4 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर 10 की पावर माइनस 3 मीटर। सारी वैल्यू पुट करूंगा, मेरे पास एन आ जाएगा। एन का मतलब कितना दूर बनेगा वहां से वो आ जाएगा। थोड़ा बहुत सोल्व करना चाहें कर सकते हैं। 6 छंग 36, 36 थी 108, 4, 10 की पावर 2, इससे कैंसिल, 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाके प्लस का माइनस 6, 4 दूनी 8, 2 4 7 28, 27 10 टू पावर माइनस 6 मीटर। और सेंटीमीटर में लेना हो -4। क्या मेरी बात समझ में आ गई? 0.27 10 टू पावर -2 सेंटीमीटर। कुछ भी वैल्यू सोल्व कर सकते हैं, ये भी ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। ठीक है, इसी में सेम क्वेश्चन में आपसे पूछ लें, इफ लैम्डा इज 630 नैनोमीटर, चेंज कर देता हूँ चलो, एंड कैपिटल डी इज 2.4 सेंटीमीटर एंड स्मॉल डी स्लिट सेपरेशन इज 5 mm, फाइंड पोजीशन ऑफ फोर्थ मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा से फोर्थ मिनिमा, सेंटर का 1 2 3 4 मिनिमा निकालना है, काउंट नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d। ठीक है भाई, n इक्वल टू 4, तो y 4, 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 7, 7/2 लैम्डा डी बाई डी। वैसे आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट 1/2, सेकंड 3/2, फोर्थ 5/2, फर्स्ट 1/2, सेकंड 3/2, थर्ड 5/2, फोर्थ 7/2। बाकी आप रखोगे तो अपने आप आ जाएगा। 7/2 लैम्डा 630 नैनोमीटर, डी कितना दिया भाई? 2.4 सेंटीमीटर, और डी 5 mm। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे हमारी वैल्यू आ जाएगी। करना चाहो तो कर लेना, अदरवाइज टाइम वेस्ट करवाओगे मेरा, मैं कर देता हूँ। ठीक है भाई, y4 अगर निकालते हैं तो ये कितना आएगा? 5 दूनी 10, 10 की 1 जीरो कम करो 2, 10 की पावर 2 से 2 कैंसिल, 1 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो गया 7 × 63 × 24, 10 की पावर -9,
ये तो सॉल्व कर लोगे, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। इन YDSC इफ वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर इज यूज्ड, डी दे रखा है 4 मिलीमीटर, कैपिटल डी दे रखा है 6 सेंटीमीटर। फाइंड सेपरेशन बिटवीन 4th डार्क फ्रिंज एंड 7th ब्राइट फ्रिंज। अब क्या करें, 4th डार्क और 7th ब्राइट में डिफरेंस बताओ। तो देखो y 4th डार्क 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d। ठीक है, बात समझ में आ गई। n कितना रखना है, 4th, 4 दूनी 8, 7/2। लैम्डा कितना है भाई, 400। d कितना है, 6। और स्मॉल d कितना है, स्मॉल d 4। आगे बात समझ में, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देखूँ, ये 2 0 और ये ऐसे कैंसिल, 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा 6 हो जाएगा, 4 से 4, तो ये हो गया 7 6 42, 21, 10 की पावर -6 मीटर। ये वाई डार्क आ गया, ऐसे कर दूं। ब्राइट की 7th चाहिए, तो वाई ब्राइट, ब्राइट में क्या होता है, n लैम्डा डी बाई डी। कौन सी 7th, लैम्डा कितना है 400 नैनोमीटर, कैपिटल डी कितना है 6, ये कितना है 4। बात समझ में आ गई भाई। 7 लैम्डा डी बाई डी वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ से देखा जाए तो 10 की पावर -2, ये -2 से 2 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, 7 6 42, 10 की पावर -6, वाई ब्राइट। तो ब्राइट आ रहा है 42, 10 की पावर -6, डार्क आ रहा है ये, तो y7 y4 42 - 21, 10 की पावर -6, 21 -6 का मतलब माइक्रोमीटर चेंज आ गया। कुल मिला के कहने का मतलब y का फॉर्मूला याद है, जो दे रखा है वो निकाल लो। अगर दोनों का डिफरेंस पूछा है तो दोनों को माइनस कर दो, सम पूछा है सम कर दो, कुछ भी डरने वाली कोई बात नहीं है, हम कर सकते हैं। ठीक है भाई। इसी टाइप से एक बड़ा फेमस सवाल है एनसीईआरटी का, आ जाता है कभी कभी, आप लोगों को करना आना चाहिए। करना क्या है वो देखो, सवाल क्या बन जाता है, देखो भाई हमारे पास सवाल बन जाएगा इस टाइप से, अ बीम ऑफ लाइट हैज 2 वेवलेंथ 650 नैनोमीटर एंड 520 नैनोमीटर। इसको λ1 बोल दो, इसको λ2 बोल दो भाई, बोल देंगे इस टाइप से। ठीक है, फाइंड लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा से कम डिस्टेंस बताओ, फॉर विच फ्रिंजेज फॉर बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा से कम डिस्टेंस बताओ जिसके लिए फ्रिंजेस क्या हो जाएं, कोइंसाइड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, फ्रिंजेस क्या हो जाएं, कोइंसाइड। ओके, क्या मेरी बात समझ में आ गई। अब इस सवाल में करना क्या है, आपको दे रखा है वेवलेंथ 520 और ये, उसके बाद आपको डी यूज करना है 2 मिलीमीटर, कैपिटल डी दे रखा है 120 सेंटीमीटर, कैपिटल डी आपको दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। अब क्या करना है इस सवाल में, वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज होते हैं, हालांकि मैंने एज डीज फिगर लिया है जो आया हुआ सवाल है। तो इसमें करना क्या है, डी दे दिया, डी दे दिया, ये दे दिया। सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस निकालने मतलब y, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा से इधर जाके 520 वाली यहाँ पे है और 650 वाली भी यहाँ पे है, तो दोनों की जो डिस्टेंस है वहाँ की वो सेम है, दोनों की जो डिस्टेंस है वो सेम है, और दोनों ही ब्राइट फ्रिंज है, दोनों ही
ब्राइट फ्रिंज है। इसका मतलब कौन सी, एक तो मान लो n लैम्डा 1 डी बाई डी, दूसरी मान लो n डैश n1 n2 लैम्डा 2 डी बाई डी। ठीक है, दोनों की जो पोजीशन है y की वो सेम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y1 इक्वल टू y2, ये सेम है तो n1 लैम्डा 1 डी बाई डी, n2 लैम्डा 2 डी बाई डी, डी और डी दोनों का सेम है, कैंसिल। तो मेरे पास आ गया n1 लैम्डा 1 n2 लैम्डा 2। ये बात समझ भाई, सेंट्रल मैक्सिमा से दोनों की जो हाइट है वो सेम आ रही है, हमें निकालनी कितनी है तो सेम रख दें, और दोनों ब्राइट फ्रिंज है, ये फॉर्मूला लग गया। अब लिस्ट पूछा, लिस्ट, इसका मतलब 520 वाले की यहाँ पे आ गई, उसकी भी कोई ना कोई आ रही है, तो बिल्कुल पास की लेनी है, बिल्कुल पास की। इसका मतलब जरा ध्यान दो, n और लैम्डा का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, जिसका लैम्डा कम उसका n ज़्यादा। तो अगर मैं लैम्डा रखता हूँ 520 या अगर मैं लैम्डा रखता हूँ 650 नैनोमीटर, नैनो मत लिखो, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो ये मिनिमम n मान लो, ये वेवलेंथ 520, ये वेवलेंथ कम है तो n ज़्यादा। बात समझ आई, बिल्कुल क्लोज, लीस्ट डिस्टेंस, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना, अदरवाइज तो n+2 n+3 कुछ भी मान सकते हैं। अगर इसकी nth है तो इसकी अगली है जस्ट मिनिमम निकालना है। ठीक है, जैसे एक की थर्ड है तो अगले की फोर्थ कोइंसाइड कर रही है, 0 से 0 कैंसिल, 65n इक्वल टू 52n प्लस 52, तो 65n माइनस 52n इक्वल टू 52, 65 माइनस 52 13, 13 चौक 52, तो इसका मतलब n इक्वल टू 4, n किसकी थी 650 वाले की, तो 650 वाले की फोर्थ ब्राइट फ्रिंज n+1 था, यहाँ 5 हो जाएगा, तो 520 वाले की फिफ्थ और 650 वाले की फोर्थ आपस में कोइंसाइड करेगी। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, डिस्टेंस निकालनी है, तो पहला ये ले लो 650 वाला, y इक्वल टू n लैम्डा डी बाई डी, n कितना आया 4, तो n मिनिमम है हाई वेवलेंथ के लिए 650 नैनो, d कितना लेना था 120 सेंटीमीटर, ये ले लिया, कैपिटल D कितना है 2 मिलीमीटर, विजिबल तो है ना आपको बेटा, दिख रहा है। ओके, समझ में आ गई बात। n का देखना, अगर यहाँ पे n तो रख दिया 4, ये कर दिया 520 तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको बता दिया मैंने 650 के लिए 4, इसके लिए 5। तो यहाँ देखो 1 0 2 0 ये कैंसिल, ठीक है, 2 से ये कैंसिल 2, तो ये हो गया 65 गुणा में 12 दूनी 24, 10 की पावर माइनस 6 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो 24 पंजू 120 0 12 और 24 तिया 72, 144, 144 और 12 156। ये मेरा आंसर आ गया। इस जीरो को हटाऊंगा तो 10 की पावर माइनस 5 हो गया, और 2 जीरो के बाद पॉइंट लगा देता हूं तो 10 की पावर माइनस 3 हो गया। बोलो भाई, पॉइंट लगाऊंगा 100 से भाग 100 से मल्टीप्लाई, ये आ गया, और ये भी हटा देता हूं तो मिलीमीटर, 1.56 मिलीमीटर डिस्टेंस के ऊपर ऐसा होगा। तो कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन फंडा ये था कि अगर किसी सवाल में आ जाए कि 2 वेवलेंथ है इतनी इतनी, सेंट्रल मैक्सिमा से मिनिमम डिस्टेंस बताओ जहाँ वो दोनों कोइंसाइड करेंगी, तो सबसे पहले तो ये निकालना है कि कौन सी वेवलेंथ, कौन सी फ्रिंज कोइंसाइड करेंगी। तो y1 y2 बराबर कर देंगे, एक को n मान लो, एक को n+1, लेकिन यहाँ भी बच्चे गलती कर देते हैं, n और n+1 कौन सा, n+1 वो मानना है जिसकी वेवलेंथ कम है, n वो जिसकी ज़्यादा है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। n आ गया। अब n देखो वो था जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा थी, इसकी ज़्यादा थी। अब y के फॉर्मूले में पुट कर दो, इसको सॉल्व कर दो, डिस्टेंस आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को फ्रिंज विड्थ के ऊपर कोई भी सवाल परेशान नहीं करेगा। हर टाइप का सवाल, बोर्ड में आया हुआ सवाल हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसके बाद सवाल हमारे पास आ जाता है ग्राफ का। क्या भाई, YDSC के अंदर इंटेंसिटी का ग्राफ प्लॉट कर दो। तो बेटा YDSC में इंटेंसिटी का ग्राफ क्या बनेगा, ये इंटेंसिटी, और ये मैं ऐसे एक लाइन खींच देता हूँ,
ये सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, कुछ भी बोलो आप। इसी टाइप से ये बात समझ में आ गई। अब सवाल आया था कि मिनिमा के लिए क्या फॉर्मूला था, 2n - 1 λ/2, या फेज डिफरेंस था 2n - 1 × पाई मिनिमा के लिए। तो मिनिमा के लिए अगर बात करें तो n को 1 रखूंगा, पाई 2 रखूंगा, 3 पाई 5 पाई, इसका मतलब पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, माइनस पाई माइनस 3 पाई माइनस 5 पाई एंड 7 पाई कर सकते हैं। अगर वेवलेंथ की टर्म में लें तो 1 रखोगे λ/2 3 λ/2, तो λ/2 3 λ/2 5 λ/2 7 λ/2, ये भी कर सकते हैं। तो किसी भी टर्म में आपसे पूछा जाए तो आप कर सकते हो एंड सो ऑन। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ गई किस टाइप से इंटेंसिटी कर्व बनाना है। अब ये अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास दो सोर्स हैं, इंटेंसिटी I0, इंटेंसिटी I0, कल पढ़ा था सेंट्रल मैक्सिमा की जो फ्रिंज बनती है इसकी इंटेंसिटी कितनी होती है 4I0, तो ये वाली इंटेंसिटी कितनी है भाई 4I0, क्योंकि 4 गुना हो जाती है। 4 गुना क्यों हो जाती है, ये स्क्रीन था, ये ब्राइट, एक सोर्स I0, एक सोर्स I0 ब्राइट की 2I0, यहाँ पे आ गई डार्क, ठीक, तो इसकी भी 2I0, ये वाली 2I0 यहाँ शिफ्ट हो गई, शिफ्ट हो गई तो ये क्या हो गया डार्क, अंधेरा हो गया, ये इधर हो गई तो ये कितनी हो गई 4, तो डार्क वाली उधर शिफ्ट हो गई, शिफ्ट हो गई तो डबल हो गई। इतनी बात समझ में आ जाए। अगर आपसे कोई बोल दे कि दोनों सोर्स इंडिपेंडेंट हैं, अगर कोई आपसे बोल दे भाई दोनों सोर्स इंडिपेंडेंट है, तो इफ टू सोर्सेज आर इंडिपेंडेंट नॉन कोहेरेंट, तो ग्राफ क्या बनेगा इस टाइप से, टू सोर्सेज आर नॉट कोहेरेंट इंडिपेंडेंट, और इंटेंसिटी क्या होगी 2I0 जस्ट डबल हो जाएगी। या तो कोई ये बोलते कि दोनों सोर्स इनकोहेरेंट है, क्या होगा ये होगा। अगर कोई आपसे ये कहते इफ इन टू स्लिट्स या टू सोर्सेज वन सोर्स इज ब्लॉक्ड बाय सम ऑब्स्टेकल, एक सोर्स को ब्लॉक कर दे तो एक ही बचा, पहली बात तो इंटरफेरेंस नहीं होगा, दूसरी बात एक ही सोर्स बचा तो इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी I0, अगर एक ही सोर्स है तो I0, दो है तो ये बात समझ में आ गई। तो कोहेरेंट इनकोहेरेंट सोर्स, इसके ऊपर ग्राफ इस टाइप से आ जाएगा। अब बात ये आती है कि इंटरफेरेंस में कहीं पे ब्राइट फ्रिंज कहीं पे डार्क फ्रिंज इस टाइप से चलता है, तो क्या यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रही है। हालांकि मैंने आपको अभी बताया जहाँ डार्क था वहाँ की इंटेंसिटी ब्राइट पे शिफ्ट हो गई, लेकिन अगर मैथमेटिकली प्रूव करना आ जाए कि प्रूव करो एनर्जी कंजर्व रहते हैं इंटरफेरेंस में, तो क्या करें। एक बार एक नंबर में सवाल आ गया था, इंटरफेरेंस फॉलो द कंजर्वेशन लॉ, इंटरफेरेंस फॉलो द कंजर्वेशन लॉ। नंबर 1 कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या आएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इंटरफेरेंस फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक नंबर का सवाल बन सकता है कंसेप्चुअल में। अब करना क्या है, ये I1 ये I2, ये स्क्रीन कहीं पे I मैक्स कहीं पे I मिनिमम। तो अगर मैं प्रूव कर दूं इनिशियल और फाइनल इंटेंसिटी बराबर है तो हो जाएगा, ठीक है। विल इंटरफेरेंस फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड प्रूव इट, प्रूव करना आ जाए। तो इनिशियल इंटेंसिटी कितनी है I1 + I2, इसको I एवरेज भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का सम। फाइनली अगर बात करें तो कहीं पे मैक्सिमा कहीं पे मिनिमा, एवरेज निकल जाएगा। I मैक्स और I मिनिमा का एवरेज, I मैक्स क्या होता है √I1 + √I2 होल स्क्वायर, √I1 - √I2 होल स्क्वायर बटे में 2। तो देखो ये क्या होगा I1 + I2 + 2 √I1 I2, ठीक है भाई। ये क्या होगा I1 + I2 - 2 √I1 I2, दिखाई दे रहा है आपको।
मैं चेक कर लूँगा, ये कैंसिल, I1 I1 I2 I2 दो बार आ रहा है, कॉमन ले लो, ये कैंसिल। तो यहाँ भी देखा जाए तो I1 प्लस I2 वही आ गया। इसका मतलब इनिशियल टोटल इंटेंसिटी और फाइनल टोटल इंटेंसिटी दोनों बराबर आ रही हैं। इसका मतलब इंटेंसिटी में कोई लॉस नहीं हो रहा, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। अगर पेपर में आ जाए तो ये समझाने के लिए बताया है। इनिशियली दोनों का ऐड कर दो, I1 I2, फाइनली कहीं मैक्सिमा कहीं मिनिमा, तो मिनिमा मैक्सिमा का फॉर्मूला आपको पता है, मैक्सिमम में cos थीटा 1 हो जाएगा, मिनिमम में -1, बाकी सीधा फॉर्मूला है, सॉल्व करो यही आ जाएगा। इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, लॉस नहीं होती है, प्रूफ आपके सामने है। तो मेरे ख्याल से मैंने हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, इससे बाहर कुछ नहीं बचता है। कई बार क्या होता है, पाथ में कोई ग्लास स्लैब लगा देते हैं, वो अपने सिलेबस में नहीं है, वो मैंने डिस्कस किया हुआ है पीछे, जो ऑप्टिक्स के लेक्चर बनाए थे आपको नीट के लिए, जेई के लिए, थ्योरी भी थी उसमें, बोर्ड में वो नहीं आता। फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया है तो कर दीजिए, और प्ले लिस्ट में जाके आप ऑप्टिक्स में जाएंगे, रे ऑप्टिक्स में, वहाँ आपको मिल जाएगा, सॉरी वेव ऑप्टिक्स के अंदर, वेव ऑप्टिक्स जाएंगे तो वहाँ पे आपको इंटरफ्रेंस के 4-5 वीडियो मिलेंगे, किसी ना किसी के अंदर वो होगा, आई थिंक लास्ट वाले में होगा। तो प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप आपको थ्योरी वहाँ मिल जाएगी। अभी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं बोर्ड के लिए, तो ओनली बोर्ड के लिए काम कर रहे हैं हम लोगों। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया है तो अपने फ्रेंड से भी शेयर करवाइए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।